Hello students, I am your educator Anupam Singh and welcome to the revision series of metal and non-metals। यह है इसका लेक्चर नंबर 2। एक्चुअली लेक्चर 1 में हमने मेटल की जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल एंड केमिकल बहुत डिटेल में डिस्कस की थी और नॉन मेटल की भी हमने बात की थी। ओके, अभी थोड़ा सा एक बार क्विक हम देख लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने कहा था मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि इन द केस ऑफ नॉन मेटल दीज आर नाइदर मैलिएबल नाइदर डक्टाइल, ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। बट देयर इज एन एक्सेप्शन दैट इज ग्रेफाइट, ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनमें चमक नहीं होती। ओके, लेकिन जो आयोडीन है दैट इज अ लस्ट्रस नॉन मेटल, दिस इज द एक्सेप्शन। ओके, अब देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। जो इनके ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक होंगे और जो मेटल है उनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। यानी कि इनके ऑक्साइड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं। मेटल की हमने एसिड के साथ रिएक्शन देखी थी कि वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, बट जो नॉन मेटल होते हैं ये डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स, राइट। वाटर के साथ ये जनरली रिएक्ट नहीं करते। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है एनसीईआरटी में कि फास्फोरस को हम वाटर में स्टोर करते हैं। ये तो मैं समझ में आ गया क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि जनरली ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो फास्फोरस को स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि फास्फोरस इज रिएक्टिव इन नेचर, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके P2O5 एनवायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर जाता है। P2O5 का एक ऑक्साइड बनाता है। ओके, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड और इसको प्रिवेंट करने के लिए कि ये रिएक्शन ना हो, हमें फास्फोरस को क्या करना पड़ता है, वाटर में स्टोर करना पड़ता है। ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये तो हमने एक जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी है मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। अब हम मेटल और नॉन मेटल की बात एक बार फिर से करते हैं और अभी हम बॉन्डिंग जो इनकी आपस में होती है उसके कंटेक्स्ट में बात करते हैं। देखो, जो मेटल होता है वो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो एक इलेक्ट्रॉन को, एक या दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, जनरली 1 और 2, है ना, कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन को भी लूज करते हैं। तो जो मेटल है वो जनरली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और कैटायन बनाते हैं। ये आपको पता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है कैटायन। कैटायन किसे कहते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप क्या लिखेंगे, मेटल की एक और प्रॉपर्टी में क्या पता चले कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाते हैं। एनायन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि एनायन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायन बनाते हैं। तो मेटल कैटायन बनाता है और नॉन मेटल एनायन बनाता है। तो जो ये कैटायन और एनायन है जब एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच में एक हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड जो बने वो किससे बने, मेटल से और नॉन मेटल से बने। एक्सक्यूज, मेटल और नॉन मेटल से कैसे बने, मेटल ने कैटायन बनाया, नॉन मेटल ने एनायन बनाया, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो अब हमने ये बात की कि मेटल ने कैटायन बनाया, लेकिन कैटायन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी मेटल को, या नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन लेकर एनायन बनाने की जरूरत क्या थी। एक्चुअली आपने एक नाम सुना होगा, नोबल गैसेस। अगर नहीं सुना है तो सुन ही रहे हैं आप, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस पीरियोडिक जो आपकी टेबल होती है जिसमें हमने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया है, तो उसमें एक कॉलम है, उसको हमने उसमें जो एलिमेंट रखे हैं उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं या फिर आइडियल गैसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं आइडियल, या आपकी लाइफ में आइडियल कौन होता है, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, वही हम कहते हैं ना कि हमारी लाइफ का रोल मॉडल है, ये हमारा रोल मॉडल है, ये हमारा आइडियल है, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट है, बाकी जो एलिमेंट है, जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो नोबल गैस के जैसा बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं नोबल गैस का, नोबल गैस में ऐसी क्या खासियत है, क्योंकि जो नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्ट माने 8 होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब ये मेटल और नॉन मेटल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके जैसा बनना क्यों चाहते हैं? क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं? क्योंकि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो स्टेबल होते हैं। हम भी सब भी अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, तो वैसे ये भी स्टेबल होना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए फालतू के इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं और अगर कमी है तो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको। हमने लिया सोडियम मेटल, सोडियम को सब जानते हैं। सोडियम में आपको पता है सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, ओके। और एक हमने लिया नॉन मेटल क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 281 आएगा, इसका आएगा 287। तो जो इसका आउटर मोस्ट शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल यानी कि जो बाहर वाला शेल होता है जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? वैलेंस शेल। ये इसका वैलेंस शेल, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ओके। और अंदर वाले का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 है। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को ये दे दे, ये इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, इससे पीछा छुड़ा ले, तो ये ऑक्टेट आ जाएगा बाहर वाले शेल में, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका और ये स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस जैसा हो जाएगा, आइडियल गैस जैसा हो जाएगा। तो ये ऐसा बनना चाहता है, तो ये इससे पीछा छुड़ाकर क्या बना लेगा? Na पॉजिटिव बना लेगा। Na पॉजिटिव कैसे बना? 1 इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट कर दिया, रिलीज कर दिया, है ना, एमिट कर दिया और बना दिया कॉन्फ़िगरेशन 28, राइट। जब इसके पास इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पहले तो ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे। 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम Cl की बात करते हैं। Cl का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 287, यानी कि अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन, भाई 7 इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा टीडियस है, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता क्योंकि अंदर प्रोटॉन ने भी खींच के रखा हुआ है ना। तो हम क्या करें कि 1 इलेक्ट्रॉन ये ले ले, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो हो जाएगा 288, यानी कि आउटर मोस्ट में हो जाएंगे ऑक्टेट कंप्लीट। इजी है ये काम, इजी है तो हम इजी वाले रास्ते को ही अपनाएंगे, है ना। तो ये भी बना देगा एनायन, क्या बना देगा? एनायन। 1 इलेक्ट्रॉन को जब ये एक्सेप्ट करेगा तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा और एक्स्ट्रा होने की वजह से वो हमें यहाँ दिखाई देगा चार्ज की फॉर्म में। क्लियर? तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये एक कैटायन है और एक एनायन है, दोनों जब पास आएंगे तो इनके बीच होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बना देंगे ये NaCl, ओके। अब सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन, अब ये Cl इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से? एक्चुअली जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला है वो Cl ने ले लिया है, मतलब अगर देने वाला तैयार है तो लेने वाला भी है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि एक दे रहा है और एक ले रहा है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, आपस में जो ये बॉन्ड बनाएंगे, इस बॉन्ड को कहेंगे हम आयनिक बॉन्ड, ठीक है। देखो ये मैंने Na की लिविस स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिनोट करा है, ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं Na की स्ट्रक्चर को। कैसे? हमेशा जो लिविस स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हम आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हम एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसके ऊपर उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। तो सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, तो मैंने इसको क्रॉस से शो किया 1 इलेक्ट्रॉन को, ओके। Cl के आउटर मोस्ट में देखो 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो मैंने इनको डॉट से बनाया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है Cl के पास। अब इसने क्या किया? सोडियम रेस में दौड़ रहा है क्योंकि इसको आइडियल होना है, फटाफट इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा और इसे मिल रहा है ना, ऐसे बंदा जो लेना चाहता है उसे फटाफट देके अपना पीछा छुड़ाया इसने, Na पॉजिटिव बना दिया। और Cl चाहता था कि उसको मिल जाए, उसने ले लिया इसका इलेक्ट्रॉन और एनायन बना दिया। दोनों के बीच में एक दोस्ती हो गई, एक बॉन्डेशन हो गई और इन्होंने बना दिया NaCl, और दिस NaCl इज ए आयनिक कंपाउंड। तो अगर हम इसका जिस्ट देखें तो द कंपाउंड formed by transference of electron from metal to non-metal, complete transference हुआ है बेटे इलेक्ट्रॉन का, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, वापस नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो complete transference of electron from metal to non-metal is known as ionic bond। और जो ये आयनिक बॉन्ड होते हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्यों होते हैं स्ट्रांग? क्योंकि इनके बीच में भाई
इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है और इस अट्रैक्शन को तोड़ना आसान नहीं होता। इसीलिए जो NaCl है, जो आयनिक बॉन्ड है, जो आयनिक कंपाउंड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। चलिए अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर इनकी बात करें तो जो इनकी फिजिकल नेचर होती है, वो फिजिकल नेचर होती है जनरली आपको सॉलिड मिलते हैं, हार्ड होते हैं। क्यों? मैंने भी बताया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए ये कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि इनकी जो आयंस है वो एक दूसरे के साथ इंटर आयनिक अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, इसीलिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको मेल्ट करने के लिए, उनको बॉयल करने के लिए। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं जनरली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं सॉल्युबल? क्योंकि इनमें होती है पोलैरिटी। पोलैरिटी माने तो पोलैरिटी यानी कि दो पोल बन जाना। डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी मैं आपको बस समझा देती हूँ कि ये सोडियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव पोल है, और ये Cl है, इसके ऊपर नेगेटिव है, मतलब चार्ज है इनके ऊपर। तो एक पोलैरिटी है भाई, हम एक तरफ से देख रहे हैं तो हमें सोडियम दिख रहा है पॉजिटिव पोल वाला और Cl दिख रहा है नेगेटिव पोल वाला। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल होते हैं उनको हम पोलर कंपाउंड कहते हैं। और जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है वो भी पोलर होता है नेचर में। अभी बेटा आप इतना याद कर लो कि वाटर पोलर होता है नेचर में। क्यों होता है, कैसे होता है, ये डिटेल में है, ये 11th में हम पढ़ेंगे। ओके। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में जनरली सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। आयनिक कंपाउंड भी पोलर है और वाटर भी पोलर है। और एक चीज होती है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि जो पोलर है वो पोलर को डिसॉल्व करता है। तो नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होंगे उसमें आयनिक कंपाउंड क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे, जैसे कि बेंजीन है, कैरोसिन है, इनमें क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। ओके। अब मेन जो इनका एक और प्रॉपर्टी है वो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों होते हैं गुड कंडक्टर? क्योंकि जो इनमें आयंस होते हैं वो आयंस क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। आयन की मूवमेंट से ही भाई हम कहते हैं चार्ज की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी चलती है, इसी तरह आयन के मूवमेंट से, उनकी मोबिलिटी की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना, कंडक्शन होता है किसी सॉल्यूशन में। तो जब ये आपका कोई आयनिक कंपाउंड है वो मोल्टन स्टेट में हो, मतलब जब वो लिक्विड फॉर्म में हो, तो उसके आयन को इनफ स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए। तो जब आयन मूव कर रहा है, भाई आयन मूव करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी हम कह रहे हैं कि चल रही है ना। वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तभी तो उसमें करंट है। इसी तरह जब ये आयन को मूव करने का स्पेस मिल रहा है तो मूव कर रहे हैं, इनकी मोबिलिटी है, तो ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। इन एक्वस स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। एक्वस स्टेट मतलब अगर आपने आयनिक कंपाउंड को पानी में सॉल्यूशन बना दिया, वाटर में अगर आपने सॉल्यूशन बना दिया, किसी भी कंपाउंड का वाटर में जो सॉल्यूशन होता है उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। एक्वस मतलब वाटर, ठीक है। तो वाटर के अंदर जब हमने इसको डाल दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया, वहां पे जाके आयन इसमें टूट गया। अब आयन को कितना बड़ी जगह मिल रही है, वॉल्यूम बढ़ गया उसका, वो आराम से मूव कर सकते हैं, और मूवमेंट ऑफ आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इन सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आयन मूव नहीं कर रहे हैं सॉलिड में तो आयन टाइटली पैक्ड है, तो जब मूवमेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं है। इसका मतलब अगर NaCl आपका सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड लिखा हुआ है, तो कोई कंडक्शन नहीं होगा, नो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, नो इलेक्ट्रिसिटी पास। यहाँ पर हम लिखेंगे देयर इज नो कंडक्शन। इन केस ऑफ NaCl एक्वस, अगर आपने इसका पानी में सॉल्यूशन बना दिया, जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, NaCl का पानी में जो सॉल्यूशन होता है, वाटर में जो सॉल्यूशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर आपने NaCl लिक्विड ले लिया, मतलब मोल्टन स्टेट में ले लिया, पिघला हुआ है, पानी में नहीं डाला आपने, NaCl ही मोल्ट किया, मेल्ट किया उसको, तो यहां पर भी कंडक्शन होगा। ओके। तो ये हमने सारा पढ़ा कि कैसे आयनिक कंपाउंड होते हैं, कैसे कैटायन बनते हैं, एनायन बनते हैं, और क्या प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड की। बेटा आप ले लें इसका एक स्क्रीनशॉट, जिससे कि आपके पास पूरी एक ही स्लाइड में सारी प्रॉपर्टी रहे। ले लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके बेटा, अब हम बात करते हैं मेटलर्जी की। ओके, मेटलर्जी क्या होती है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम मेटलर्जी कहते हैं। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को? मिनरल्स में से। तो कुछ मेटलर्जी स्टार्ट करने से पहले कुछ हम मेन डेफिनेशंस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? जो मेटल होती है वो हमारे अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में, क्लोराइड की फॉर्म में पड़ी रहती है। ठीक है, इन्हीं को हम मिनरल्स कहते हैं। मतलब मेटल जो अपने नेटिव फॉर्म में जो प्रेजेंट होती है, क्योंकि मेटल्स रिएक्टिव होती हैं तो वो किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ऑक्साइड से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, Cl2 से रिएक्ट करेगी या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगी, तो वो मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब जो ओर्स होते हैं वो मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन वो वाले मिनरल्स होते हैं जिनसे हम मेटल आसानी से ले सकते हैं। आसानी से यानी कि प्रॉफिटेबली ले सकते हैं, जिनको लेने में हमारा खर्चा कम होगा अगर हम वहां से मेटल को निकाल रहे हैं। जैसे कि अगर मेटल, मान लो मेरे पास दो मिनरल्स हैं, मतलब मैंने दो रॉक्स ली, ठीक है, मैंने अर्थ क्रस्ट से दो रॉक ली। एक रॉक में मैं निकाल रही हूँ कॉपर। एक रॉक में जो कॉपर है वो 10% है और 90% वहां पर क्या है? इम्प्योरिटी है। दूसरी रॉक में जो मेटल है वो 90% है और इम्प्योरिटी 10% है। तो मेरे लिए जो सेकेंड वाली जो रॉक है उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान है। आसान इन द सेंस कि मुझे ज़्यादा मेटल मिलेगा, है ना, खर्चा तो उतना ही आएगा लेकिन मेटल ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो जो सेकेंड वाली रॉक है उसको मैं और करूँगी। मिनरल दोनों है, दोनों मिनरल है, ध्यान रखें। तो ऑल मिनरल्स होते हैं, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। तो रॉक दोनों मिनरल है लेकिन जिससे मैं प्रॉफिटेबली ले पा रही हूं मेटल को, दैट इज ओर। ओके, नेक्स्ट है गैंग। गैंग क्या होता है? इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब हमने कहा कि जो ओर है वो अर्थ क्रस्ट में है, तो अर्थ में अर्दी मटेरियल्स होंगे, सिलिका है, पत्थर है, मिट्टी है, सैंड है, CO2 है ना, ये सब इसी के साथ अटैच रहती है ओर के साथ। तो ओर पे जो ये गंदगी चिपकी हुई रहती है, जो अर्दी मटेरियल्स जो लगा हुआ रहता है, उसको हम गैंग कहते हैं। ओके, गैंग इज अ अर्दी मटीरियल, अर्दी इम्प्योरिटीज। ओके, नेक्स्ट इज फ्लक्स। फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो गैंग को रिमूव करने के लिए, अब जो गैंग है वो चिपका हुआ है उसके साथ, उसने एक फ्यूजिबल मास बना लिया, तो हम उसको इनफ्यूजिबल मास में कन्वर्ट करेंगे, मतलब वो नीचे बैठ जाए, सेटल डाउन हो जाए और हम उसे अलग कर सकें। तो फ्लक्स वो सब्सटेंस है जो गैंग को रिमूव करने में हेल्प करता है, राइट। अब नेक्स्ट है स्लैग। स्लैग क्या होता है? जब हम गैंग और फ्लक्स की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमें स्लैग मिलता है, यानी कि गैंग को रिमूव करने के लिए उसमें हम फ्लक्स डालेंगे और उससे जो हमें इनफ्यूजिबल मास मिलेगा जिसको हम रिमूव कर रहे हैं, दैट इज स्लैग। ओके, दीज आर द नॉर्मल जो टर्म्स हैं जो हम मेटलर्जी में यूज करते हैं। ओके, मेटलर्जी को आगे पढ़ने से पहले हम एक बार दोबारा से रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर लेते हैं। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो जनरली हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, चैप्टर नंबर 3 में भी दी हुई है, चैप्टर नंबर 1 में भी हमने इसको यूज किया हुआ है। ओके, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ये ऊपर की तरफ है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम वगैरह, इन्हें हम कहते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स, राइट। बीच में जो ये मेटल प्रेजेंट है, जिंक, आयरन वगैरह, ये हैं आपके मॉडरेटली एक्टिव, और जो लास्ट में ये है कॉपर, Ag, Au, ये लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव। जिनमें से Ag और Au जो गोल्ड है, ये तो जनरली फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें इन्हें निकालने के बाद ज्यादा प्रोसेस नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स को भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑब्टेन कर लेते हैं, लेकिन जो ये मॉडरेटली वो जो होते हैं एक्टिव एलिमेंट्स, ये ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की प्रेजेंट में की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या स्टेप होते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के। सबसे पहले ओर जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, जिसमें ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट है, मेटल, और कम मात्रा में प्रेजेंट है इम्प्योरिटीज। तो हमने ओर वहां से लिया। ओर को हमने क्या किया, पहले स्टेप में ग्राइंड किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी रॉक्स होती है उनको पहले बारीक किया जाता है, पीसा जाता है मिल में। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग है पहला स्टेप, ज्यादा ये कोई ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट स्टेप है नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसे कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं और एनरिचमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन? मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ओर है उसमें से गंदगी को कम कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज हटा रहे हैं, गैंग हटा रहे हैं। तो जो हम गैंग हटा रहे हैं तो अब क्या है, अब उसमें जो आपको जो मिलेगा वो और रह जाएगा, है ना। मतलब इम्प्योरिटीज कुछ हद तक कम हो जाएंगी, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया ज्यादा मात्रा में। टोटल अगर मैं देखूं जो और जो यहाँ पर मुझे मिलेगा उसमें और ज्यादा होगा, इम्प्योरिटीज कम होगी। तो इसलिए ये वाला जो स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर। दैट इन दिस स्टेप वी रिमूव गैंग फ्रॉम द ओर। और कैसे रिमूव करते हैं, इसकी कुछ वो है मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, और वो किस बेसिस पे हमने यूज किए हैं कि जो ओर होती है और जो उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। इस बेस पे हमने कॉन्सेंट्रेशन दो तरीके से करते हैं, फिजिकल मेथड होते हैं और एक होता है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आगे 3 मेथड है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं। आपने ओर को पानी से धो दिया, अब अगर तो इम्प्योरिटी भारी है तो वो नीचे बैठ जाएगी और आपका ऊपर आ जाएगा, या फिर अगर और आपका हैवी है तो वो नीचे बैठ जाएगा और इम्प्योरिटी ऊपर है वो पानी के साथ आप हटा लोगे। तो यानी कि इसकी डेंसिटी डिफरेंट होती है, और की और इम्प्योरिटी की डेंसिटी में डिफरेंस है। तो हम यूज करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन। इसमें जनरली हम कार्बोनेट जो ओर्स होते हैं ना, कार्बोनेट्स जो होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन से। दूसरा होता है मेथड मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या होता है कि और जो इम्प्योरिटी है इनके मैग्नेटिक कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं। मतलब और जो है वो उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर है, इम्प्योरिटी में नहीं है, तो हम इसे बेल्ट के पास घुमाते हैं। एक मैग्नेटिक, वो सारा जो डिटेल में है ना वो आपका 12th क्लास में, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम आयरन के जो ओर होते हैं, क्योंकि वो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, तो उनको हम अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, उसमें फ्रोथ बनाते हैं, झाग बनाते हैं, ठीक है, पानी के साथ, और उसके अंदर हम डिसॉल्व करते हैं अपने मेटल को। तो ये डिपेंड करता है कि मेटल और इम्प्योरिटी की सॉल्युबिलिटी में क्या डिफरेंस है, उस बेस पर फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया, मेटल का एनरिचमेंट कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है, और हमें मिल गया, उसमें से इम्प्योरिटी हटा ली हमने। अब कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। ओके, हमने क्या किया, ओर का मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन किया। क्यों किया भाई, ओर या तो सल्फाइड की फॉर्म में या ऑक्साइड की फॉर्म में या कार्बोनेट की फॉर्म में है, तो हम उनको ऐसे ही क्यों नहीं मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम उससे पहले मेटल ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक्चुअली जो मेटल ऑक्साइड है उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना थर्मोडायनेमिकली, थर्मोकेमिकली इजी होता है, इसीलिए हम पहले ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि अगर कोई और सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में है तो उसको पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, देन ऑक्साइड से फिर हम उसका रिडक्शन करके मेटल बनाएंगे। ओके, तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक मेथड होता है रोस्टिंग और दूसरा होता है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग हम कहाँ यूज करते हैं, रोस्टिंग हम यूज करते हैं जब आपका जो ओर है वो सल्फाइड ओर है, मतलब जो मेटल है वो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। कैल्सिनेशन हम यूज करते हैं जहां पर आपका जो ओर है वो कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मैंने सल्फाइड ओर का एक एग्जांपल लिया, जिंक का एक ओर है जिंक सल्फाइड, और जिंक का या फिर कैल्शियम का कह लो, कैल्शियम का एक और है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में है, और जिंक सल्फाइड की फॉर्म में है। तो सल्फाइड की फॉर्म में है जो ये जिंक, इसको हम रोस्टिंग से ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इस मेथड को रोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे इस मेथड में, हम जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे। जिंक सल्फाइड को जब हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो जिंक ने जिंक ऑक्साइड बना लिया, क्योंकि जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है वो जिंक के साथ ज्यादा है, ठीक है। तो सल्फर को हटाकर वो जिंक ऑक्साइड बना देगा और SO2 गैस यहाँ पर निकलेगी। दूसरा मेथड है कैल्सिनेशन, जो हम करते हैं कार्बोनेट ओर्स के केस में। हमने कार्बोनेट का ओर लिया, इसको हमने हीट किया और हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया और CO2 गैस मिल गई। तो बेटा इसमें ना यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, रोस्टिंग और जो आपका कैल्सिनेशन है, इसमें आप इसको डिफरेंशिएट करो। तो पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि रोस्टिंग यूज होता है सल्फाइड ओर में। कैसे याद करेंगे, रोस्टिंग में भी S आ रहा है, यहाँ पे भी S आ रहा है, सल्फाइड ओर।
दूसरा कैल्सिनेशन यूज होता है कार्बोनेट ओर में, कैल्सी वर्ड आ रहा है ना, कार्बोनेट, कैल्शियम, कैल्सी मतलब कैल्शियम होता है, मतलब कार्बोनेट, ठीक है। C फॉर कैल्शियम, ऐसे याद कर लो, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट ओर्स। रोस्टिंग में ऐसा आ रहा है और सल्फाइड ओर में यूज हो रहा है। ओके, अब कार्बोनेट में तो आपको दिख ही रही ना, ऑक्सीजन पहले ही है, तो ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगी रिएक्शन। यहाँ पर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, बिना ऑक्सीजन के हम कार्बोनेट को हीट करेंगे और यहाँ पर CO2 गैस निकलेगी, राइट। जिंक सल्फाइड में ऑक्सीजन आपको दिखाई नहीं दे रही और आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको जिंक सल्फाइड में ऑक्सीजन देनी पड़ेगी हीट करने के लिए और SO2 गैस निकलेगी। तो एक डिफरेंस ये हो गया कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी और ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। यहाँ पर SO2 गैस निकलेगी और यहाँ पर CO2 गैस निकलेगी। तो हम ये तीन डिफरेंस कर सकते हैं, पहला हो गया सल्फाइड और दूसरा हो गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और तीसरा हो गया SO2 का रिमूवल, राइट। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब ऑक्साइड में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया और को। अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या है कि हमें ऑक्साइड तो नहीं चाहिए, हमें तो मेटल चाहिए। हम क्या करेंगे, इस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मतलब होता है इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, इस मेथड को स्मेल्टिंग भी कहते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अभी मैं इसको डिटेल में बात करती हूँ उसकी, और इसके बाद जब हमें मेटल मिल जाएगा उसकी फिर हम करेंगे रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के भी बहुत सारे मेथड है, हमारे कोर्स में एक है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन करना है, उसको उसमें से ऑक्सीजन को निकालना है। ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम कई सारे मेथड है, या तो हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लें, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट कोक हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, कहीं कहीं पे हाइड्रोजन भी यूज किया जाता है। तो जैसे ये कॉपर का ऑक्साइड था हमारे पास, इसे हम कोक के साथ हीट करेंगे तो कॉपर मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और हमें मेटल मिल जाएगी। इसी तरह हम अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो कॉपर और CO2 मिल रहा है, राइट। जो सिल्वर का ऑक्साइड हो, सॉरी जो मरकरी का ऑक्साइड होता है HgO, ये हाईली अनस्टेबल होता है। इसको हम जैसे ही हीट करते हैं ये मेटल को क्या करता है, मेटल को निकाल देता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे हमें किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। तो ये चीज ना मेटल पर डिपेंड करती है, उसके ओर पर डिपेंड करती है कि वहां पे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है या नहीं है। ओके, अब कुछ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने इसीलिए यहाँ पर स्टार लगाया है। कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम वगैरह, वो क्या करती है, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होती है। मतलब अपने से जो वीक मेटल्स हैं, अपने से जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है मेटल, उनके लिए वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। जैसे मैंगनीज का ऑक्साइड है, हमने ऑक्साइड यहाँ तक हम पहुंच गए, हमने इसका कंसंट्रेशन कर लिया, कन्वर्जन कर लिया और मैंगनीज का जो हमें ऑक्साइड मिला, अब इसको जब हमने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया, ओके, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराना, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, तो एल्यूमिनियम क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना देगी और मैंगनीज हमें अलग से मिल जाएगा। जो ये रिएक्शन है, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाई एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, इसीलिए जो हमें मेटल मिलेगी वो मोल्टन स्टेट में मिलेगी। ओके, इसी जो ये वाला जो आपका जो एग्जांपल है, इसी का एक और वो है एग्जांपल जिसे हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं इसे, ये आयरन के साथ हम करते हैं। आयरन ऑक्साइड को भी अगर हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर हमें आयरन मिल जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, हीट निकलती है, जिसकी वजह से जो आयरन है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इस थर्माइट रिएक्शन का हम यूज करते हैं, कहाँ करते हैं, जो मशीन पार्ट्स में क्रैक आ जाते हैं, रेलवे ट्रैक में जो प्रॉब्लम आ जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, उनको जोड़ने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उनके रिपेयर के लिए हम ये रिएक्शन करते हैं, वहां पे थर्माइट रिएक्शन करते हैं। मोल्टन आयरन वहां पर डाला जाता है, यूज किया जाता है, और आयरन को मेल्ट करने के लिए हमें ये वाली रिएक्शन करनी होती है, थर्माइट रिएक्शन करनी होती है। इसको एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, एक तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है और इसीलिए जो मेटल होती है वो आपको मोल्टन स्टेट में मिलती है। ओके,
उसके बाद अब जब आपको मेटल मिल गई उसकी आप करेंगे रिफाइनिंग। रिफाइनिंग की मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बहुत सारी टेक्निक होती है। हमारे सिलेबस में एक ही टेक्निक है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ मेटल को किस तरह से लिखना है, मान लो एग्जाम में आपको कोई दे दिया, किसी मेटल की मेटलर्जी करने के लिए दे दिया, कॉपर दे दिया, जिंक दे दिया या Hg दे दिया, तो आपको उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है। कॉपर का जो और है वो है कॉपर सल्फाइड। मान लो आपने कॉपर सल्फाइड ले लिया, कॉपर कार्बोनेट की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन मान लो मैंने कॉपर सल्फाइड लिया, तो कॉपर सल्फाइड और फॉर्मूला मैंने लिख लिया कि जो कॉपर का जो और है वो Cu2S है, कॉपर सल्फाइड मैंने उसका नाम लिख लिया। उसके बाद स्टेप 1 करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे स्टेप 1। फिर स्टेप 2 करेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि सल्फाइड और है, मैं बता चुकी हूँ कि फ्रोथ फ्लोटेशन जो मेथड है वो सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है, तो इसमें से हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड की हेल्प से इसका कॉन्सेंट्रेशन कर देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आएंगे, यानी कि कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, है ना। हम क्या करेंगे, स्टेप 1 डालेंगे, स्टेप 2 डालेंगे, स्टेप 3 डालेंगे, ऐसे हेडिंग डालेंगे। उससे एक तो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा क्वेश्चन में, और क्वेश्चन का और दूसरा एग्जामिनर को चेक करने में भी बहुत आसानी रहेगी। तो आप थर्ड स्टेप डालेंगे, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। उसमें क्या करेंगे, आपको पता है कि ये सल्फाइड का ओर है, तो आपने कौन सा मेथड, दोनों नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना आपको, उसमें आपने डालना है रोस्टिंग हेडिंग। क्यों, क्योंकि सल्फाइड ओर है, अगर सल्फाइड है तो रोस्टिंग पे जाओ, अगर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन पे जाओ। फिर आप रोस्टिंग डाल के ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि कॉपर, जो आपका कॉपर सल्फाइड है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हीट करेंगे और आपको कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब कॉपर ऑक्साइड मिलने के बाद आप आएंगे यहाँ पे फोर्थ स्टेप में, यानी कि रिडक्शन करेंगे, इसका रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो ये Cu2S है, जो कॉपर सल्फाइड है, ये खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इसकी स्पेशल रिएक्शन है, इसलिए इसको याद रखेंगे। Cu2O Cu2S के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर मेटल आपको मिल जाएगा और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। और फिर नेक्स्ट फाइनल स्टेप में रिफाइनिंग डाल देंगे और आपका ये मेटलर्जी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस तरह से आप कॉपर की लिख लेंगे। अगर आपको जिंक की मेटलर्जी लिखने के लिए आ गई तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी तरीके से ले सकते हैं, मतलब आपको और दे भी सकता है, या तो आपको और दे देगा कि भाई जिंक सल्फाइड है, आप इसकी मेटलर्जी लिखो, या फिर जिंक कार्बोनेट है, इससे मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर कहेगा कि जिंक का एक और है, उसको से आप मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जिंक का कोई भी और ले लो, या तो आप जिंक सल्फाइड ले लो या जिंक कार्बोनेट ले लो। माना कि आपने जिंक सल्फाइड लिया, जिंक सल्फाइड लिया तो फिर आपने पहला स्टेप किया, ग्राइंडिंग लिखा, दूसरा स्टेप कंसेंट्रेशन लिखा। जिंक सल्फाइड और है, मैं बता चुकी हूँ पहले भी, तो कंसेंट्रेशन करेंगे बाय फ्रोथ एंड फ्लोटेशन मेथड, बस मेथड का नाम डाल देंगे, फ्रोथ एंड फ्लोटेशन मेथड। उसके बाद जाएंगे स्टेप थर्ड पर, यानी कि मेटल ऑक्साइड में इसका कन्वर्जन करेंगे। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन करने के लिए सल्फाइड का किससे करते हैं, रोस्टिंग से, रोस्टिंग की रिएक्शन लिख देंगे, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, मेटल ऑक्साइड और SO2 गैस निकल जाएगी। फिर हम फोर्थ स्टेप पर आएंगे, जो मेटल ऑक्साइड है इसका हम रिडक्शन करेंगे। जिंक का जो रिडक्शन होता है वो कोक, केवल जो कोक होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर यूज होता है, कोक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। तो कार्बन के साथ हम इसको हीट करेंगे तो हमें जिंक की मेटल मिल जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। अगर आप जिंक कार्बोनेट लेते हो तो क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, सेकंड में ये कार्बोनेट है तो आप करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, वहां लिखेंगे एनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय ग्रेविटी सेपरेशन मेथड को डिटेल करने की, मेथड को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड स्टेप पर आएंगे, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अब ये कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है, तो क्या करेंगे, कैल्सिनेशन यूज करेंगे बेटा। कैल्सिनेशन में आप इसको जस्ट हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड में और CO2 बाहर निकल जाएगी, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो ऑक्साइड है इसको फिर फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड आपको पता है एक रिड्यूसिंग एजेंट जो कि कहलाता है कोक, कार्बन, उसके साथ रिड्यूस हो जाता है, जिंक मेटल हमें मिल जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इस तरह से जिंक की मेटलर्जी हो गई। ये मरकरी की मेटलर्जी भी लिखने के लिए आती है, आपसे कहेगा कि राइट द नेम ऑफ ओर ऑफ मरकरी।
आप उसका नेम लिखेंगे, सिनाबार कहते हैं इसको। इसका नाम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इनके भी नाम होते हैं कॉमन नेम, लेकिन आपको मरकरी का स्पेसिफिकली दिया है, सिर्फ इसी का दिया है, बाकी का हम 11th 12th में याद करते हैं, तो इसका आप नाम भी याद रखेंगे। और वैसे इसका नाम क्या होगा, ये क्या है, मरकरी का सल्फाइड है, मर्क्यूरस सल्फाइड है, ठीक है, और नाम है इसका सिनाबार। तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे HgS। फिर इसकी स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, क्योंकि सल्फाइड और है तो सेकंड स्टेप में लिखेंगे बाय फ्रोथ एंड फ्लोटेशन। फिर थर्ड स्टेप पर आएंगे, सल्फाइड और है तो रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग की इक्वेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ इसको हीट करेंगे, ऑक्साइड मिल जाएगा और SO2 मिल जाएगा, ठीक है। अब आएंगे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन यहाँ पर कैसे होता है, जो HgO होता है बेटा, इसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि HgO इज वेरी अनस्टेबल, तो इसको जस्ट आप हीट करते हो, ये आपको लिक्विड मरकरी मिल जाती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से आपको अगर जिंक का, कॉपर का, इसका मरकरी का मेटलर्जी में मेटलर्जी लिखने के लिए आ जाएगी, सारे स्टेप लिखने के लिए आ जाएंगे कि कैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे मेटल को, तो आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपके पास एक ही पेज पर सारा डिटेल आ जाए। ओके, ले ले बेटा, वीडियो को पॉज कर लें और स्क्रीनशॉट लें। हाँ जी बेटा, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट है हमारे, हमने मॉडरेटली एक्टिव रिएक्टिव मेटल की बात कर ली, अब वेरी हाई रिएक्टिव मेटल की बात करते हैं। जो वेरी हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो रिएक्टिव है उनकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बहुत अच्छी है, एफिनिटी बहुत अच्छी, तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में तो किसी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हम उनको मेटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि मेटल का जो सॉल्यूशन है, जो ओर है, जो उसका सॉल्यूशन है, वो हम ले लेते हैं इसमें एक कंटेनर में, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमिना करेंगे। देखो यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल हमने सोडियम लिया, सोडियम एज ए NaCl प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये सोडियम का ओर है NaCl, तो हमने मोल्टन NaCl ले लिया इस कंटेनर के अंदर और इसमें हमने लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड। ओके, एक को हमने कहा कैथोड और एक को हम कहते हैं एनोड। तो ये हमारा एनोड है पॉजिटिव वाला और ये हमारा कैथोड है, और हमने इनको जोड़ दिया एक बैटरी के साथ। बैटरी के साथ जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करने लगे, यानी कि करंट चलने लगी। तो अब क्या होगा, जो ये मोल्टन NaCl है ये आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होगा तो यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे 2 आयन, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, कैटायन एंड एनायन। Na पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो जाएगा कैथोड के पास, अपोजिटली चार्ज वाले इलेक्ट्रोड के पास जाता है हमेशा आयन, तो Na पॉजिटिव जाएगा कैथोड पर और वहां पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके सोडियम मेटल दे देगा। यानी कि जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देती है, जो उसने जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, कौन सी मेटल एक्सेप्ट कर रही है, जिसने कैटायन बनाया हुआ है, इसने पहले से इलेक्ट्रॉन रिलीज किया हुआ था, उसे वापस ले लिया, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है, इसका रिडक्शन हो गया और आपको क्या मिल गया, मेटल मिल गया। एनोड पर जाएगा Cl नेगेटिव क्योंकि एनोड है पॉजिटिव और Cl के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और वहां पर मिल जाएगी आपको Cl2 गैस। इसको कहते हैं इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो वेरी हाईली रिएक्टिव जो मेटल होती है उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। वहां पर जो हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं वो इस मेथड से करते हैं, राइट। तो ये हमारा सारे मेटल्स की हमने मेटलर्जी की बात कर ली। अब हमारा जो 4th स्टेप था, जो फाइनल स्टेप था, जो हमें मेटल मिलने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उनकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है। यानी कि मेटल में अभी भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी है, तो उसे बिल्कुल और प्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी करते हैं रिफाइनिंग। हमारे सिलेबस में कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का एक सेटअप बना दिया है, यहाँ पे ये कंटेनर बना दिया है और इसमें लगा दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो अभी हमने जो 3 प्रोसेस करे और वहां से हमें कॉपर की मेटल मिली थी, उस मेटल का हमने एनोड बना दिया, उसकी एक स्ट्रिप बनाई, एनोड बना दिया। ये इम्प्योर मेटल है, मतलब जो हमें वहां से मेटल मिली वो अभी भी इम्प्योर है, उसको हम और प्योर करना चाहते हैं ना, तो उस इम्प्योर मेटल की हमने बना दिया एनोड। और हमारे पास जो पहले से एक प्योर कॉपर है उसका हमने बना दिया कैथोड,
ठीक है, जो मेटल हमने ली है उसी का ही बेटा, उसी का ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन तो हम इसलिए लेते हैं ना कि सॉल्यूशन में आयन बनते हैं और आयन की मूवमेंट से करंट चलती है ना। ड्राई में तो नहीं चल सकती करंट, ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर लेना होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और वो हमने लिया कॉपर का ही लेंगे, दैट इज कॉपर सल्फेट। ये एसिडिफाइड सॉल्यूशन, यानी कि इसमें हमने थोड़ा सा एसिड डाल दिए जिसको ये एसिडिफाइड हो गया, और ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब हमने क्या किया, कैथोड और एनोड को जोड़ दिया एक बैटरी से। बैटरी से जोड़ दिया तो अब ये सर्किट हो गया हमारा कंप्लीट और प्रोसेस हो गई स्टार्ट। अब क्या होगा, जो ये एनोड में जो कॉपर है, ठीक है, जो वो इम्प्योर कॉपर है, उसमें से जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब वो कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड से किस में आ जाएगा, एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। तो वो आ जाएगा इस लिक्विड में, इस एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो यहां से कॉपर +2 में कन्वर्ट होकर यहां आ जाएगा इस सॉल्यूशन में, ठीक है। और कॉपर +2 इस तरह से आ गया। अब ये जो कॉपर +2 है ये जाएगा, क्योंकि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, तो ये जाएगा नेगेटिव के पास, यानी कि कैथोड के पास, और वहां जाकर हो जाएगा इसका रिडक्शन। बेटा देखो हो गया इसका रिडक्शन, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और कॉपर मेटल मिल गई। तो अब ये मेटल यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो जाएगी। कहने का मतलब है कि कॉपर मेटल यहाँ से निकलेगी, ये सॉलिड था तो लिक्विड फॉर्म में जाएगी, क्योंकि यहाँ जाना है इसको, लिक्विड में जाना है तो लिक्विड फॉर्म में जाएगी, एक्वस फॉर्म में जाएगी, और फिर आयन यहाँ जाकर फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे। तो कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगा, कॉपर का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, कॉपर का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज होंगी, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी वो तो सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाएंगी, लेकिन जो इनसॉल्युबल होंगी वो यहाँ पे नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। इसको हम कहते हैं एनोड मड, मड मतलब गंदगी, एनोड मड या स्लज भी कहते हैं, एनोड स्लज, ठीक है। ये एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, और इस तरह जो ये हमने इम्प्योर मेटल की स्ट्रिप लगाई थी ना, वो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। क्यों, क्योंकि मेटल तो साफ होकर इधर जा रही है, गंदगी इसमें डिसॉल्व हो रही है या फिर नीचे इकट्ठी हो रही है, तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। तो ये होती है मेटल की रिफाइनिंग। तो इस तरह से हमने सारे स्टेप कर लिए, मेटलर्जी के सारे प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को हमने डिटेल में पढ़ लिया। ओके, अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज कोरोजन। कोरोजन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, यहाँ पे हम दोबारा से देख रहे हैं कोरोजन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसका प्रिवेंशन मेथड भी है डिटेल में। ओके, तो कोरोजन क्या होता है, जो मेटल होती है वो ग्रेजुअली धीरे 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 क्या होती है, खत्म होने लगती है ना। कैसे खत्म होने लगती है, तो मेटल को अगर एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है, कोई नमी है या कोई एसिड है मिल जाए, तो वो मेटल की ऊपर वाली जो लेयर है उसको खा जाती है ना। मेटल इज ग्रेजुअली ईटन अप, इज ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग। कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है, क्या बताया मैंने कि जो ऊपर वाली लेयर है वो मान लो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी, नमी की प्रेजेंस में ऑक्साइड बना लेगी, ठीक है। ऑक्साइड की वो जो ऊपर वाली लेयर होगी वो फ्लेकी होगी, मतलब ऐसे भुरभुरी सी होगी। आप उसे हटा दो तो मेटल की एक लेयर हट गई। अब वो जो दूसरी वाली लेयर है वो फिर कांटेक्ट में आई, अब दूसरी लेयर भी फिर फ्लेकी हो गई, वो हट गई, हवा से हट गई, है ना, हवा चली वो हट गई। अब जो थर्ड लेयर है वो कांटेक्ट में आई, वो भी फ्लेकी हो गई। तो इस तरह से मेटल धीरे धीरे क्या हो रही है, डिटियोरेट हो रही है, खत्म हो रही है ना। तो इसी को हम कहते हैं कोरोजन। कोरोजन में अगर आयरन के केस में ऐसा होता है तो आयरन में इसको रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना। आपने सुना होगा नॉर्मली कि जंग लग गया आयरन में। धीरे धीरे जो जंग वाला आयरन होता है ना, वो जो पीस होता है आयरन का जिसमें जंग लगता है, वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। कमजोर इसलिए क्योंकि वो डिटियोरेट हो रहा है ना, धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। तो आयरन का जब डिट्यूरेशन होगा, जब रस्टिंग होगी, तो वहां पे जो लेयर बनती है वो बनती है Fe2O3 into XH2O। Fe2O3 मतलब आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और मॉइस्चर भी साथ में अटैच है ना। X का मतलब होता है कुछ n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो Fe2O3 into XH2O ये इसका फॉर्मूला होता है रस्ट का। ब्राउन कलर की जो पपड़ी सी आ जाती है, जो रस्ट आ जाती है, इस फ्लेकी सब्सटेंस का नाम होता है आयरन ऑक्साइड। जो सिल्वर होती है वो भी ब्लैक हो जाती है थोड़े टाइम बाद, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती।
सिल्वर करती है सल्फर से रिएक्ट और सिल्वर सल्फाइड बना देती है, उसकी वजह से सिल्वर ब्लैक कलर की हो जाती है। जो कॉपर होते हैं, कॉपर के बर्तन पहले मिलते थे, वो हो जाते हैं ग्रीन कलर के। ग्रीन कलर के क्यों हो जाते हैं? जो कॉपर है वो एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना देती है, तो वो जो कॉपर कार्बोनेट है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, वो डिट्योरेट होती है। तो अब इनको डिट्योरेशन से बचाना है, तो उसको बचाने के लिए प्रिवेंशन के हमें कुछ मेथड यूज करने होंगे। पहला तो यह है कि आप पेंट कर दो उसके ऊपर। रेलिंग्स वगैरह हमारे घर में होती हैं, जब उन पे जंग लगने लगता है तो हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। या लोहे की कोई टेबल आप उस पर क्या करते हो, पेंट कर देते हो। या फिर ऑयलिंग करते हैं टाइम टू टाइम। ऑयल करने से उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी और ऑक्सीजन से उसका कॉन्टेक्ट कट जाएगा। ऑयलिंग या ग्रीजिंग कर देते हैं। ठीक है, एक मेथड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये हम नहीं करता एक्चुअली, इंडस्ट्रीज में होता है। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, जो जिंक होता है उसकी कोटिंग लगा देते हैं। जो ये आपका मेटल है, जो आपका कोरोजन में जाने वाले जो मेटल्स होती हैं, उनके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, जिंक की कोटिंग। जिंक की टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो ऑक्सीजन से अपने आप जिंक ऑक्साइड बना देगा। मेटल को वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, मान लो आयरन का आर्टिकल है, तो आयरन को वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आयरन पर कोरोजन नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भाई आपने गैल्वेनाइजेशन कर दिया और उसमें गैल्वेनाइजेशन करने के बाद क्रैक्स आ गए। क्रैक्स आने के बाद भी, जब वो गैल्वेनाइज्ड लेयर है उसके ऊपर, उसमें क्रैक्स आने के बाद भी क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये मेटल है, इसके ऊपर आपने एक दूसरा कलर ले लेते हैं, ये लेयर लगा दी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम यहाँ पर आ गया क्रैक। ठीक है, क्रैक आ गया मतलब ये ऊपर वाली लेयर हट गई। ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी यहाँ से हट गई, तो तब भी ये जो आयरन का जो हमारा आर्टिकल है, इसके ऊपर वो रस्टिंग नहीं होगी। उसका रीजन क्या है, जिंक की एफिनिटी है बहुत ज्यादा अभी भी, तो वो क्या करेगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन आ रही है वो सबको ले रहा है और उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है। इट इज मोर रिएक्टिव, है ना। तो आयरन तक नहीं पहुंच रही है वो ऑक्सीजन, तो तब भी कोरोजन नहीं होगा। ओके, एक और मेथड होता है जिसे कहते हैं अलॉइंग। अलॉइंग मतलब अलॉय बनाना। अलॉय क्या होता है, अलॉय होता है होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस का मतलब जिसे आप देख नहीं सकते, बिल्कुल एकदम एक दूसरे में मिक्स हो गया। जैसे आपने पानी में चीनी मिला दिया, दैट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। ओके, तो होमोजीनस मिक्सचर किसका, या तो आप दो मेटल मिला दो उनका, या फिर मेटल में नॉन मेटल मिला दो उनका। दो तीन मेटल भी मिला सकते हैं, एक मेटल दो नॉन मेटल भी मिला सकते हैं। क्यों मिला रहे हैं हम, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज लेने के लिए। ठीक है, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज लेने के लिए जो हम मेटल और नॉन मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। आयरन, जब हमें, अभी हमने जो मेटलर्जी पढ़ी थी उससे जो हमें आयरन मिलता है, वो आयरन क्या होता है, वो बहुत ज्यादा वो होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं, 0.05% कार्बन मिला देते हैं, जिससे कि वो हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर हम उससे चीजें बनाते हैं। आपको पता है आयरन के चीजें बहुत हार्ड होती हैं, है ना, आसानी से टूटती नहीं है। जो आपके जैसे हैमर है, उसमें भी आयरन होता है, आयरन से बनी हुई होती है। हथौड़े और आपकी कुल्हाड़ियाँ, ये सब किसकी बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है। कितना हार्ड है आयरन, है ना। तो उसमें हार्डनेस की, जो हार्डनेस डालने के लिए हम उसमें क्या है, 0.05% कार्बन मिला देते हैं। ओके, स्टेनलेस स्टील, स्टील हमारे घर में यूज होता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन में हमें क्या मिलाते हैं, हम क्रोमियम और निकिल मिला देते हैं। क्रोमियम और निकिल मिलाने से उसकी जो रस्टिंग की जो एक टेंडेंसी होती है आयरन की, वो कम हो जाती है। मतलब रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हमने इसमें क्या मिला दिया, क्रोमियम और निकिल मिला दिया, और एक हमें अच्छा सा अलॉय मिला जिसके हम बर्तन ही बनाकर यूज करते हैं। ब्रॉन्ज में क्या क्या मिक्सचर होता है, कॉपर में टिन मिलाया जाता है, ब्रास में कॉपर और जिंक मिलाया जाता है। ठीक है, ब्रॉन्ज और ब्रास में हमने कॉपर, आपको पता है कि जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कॉपर के तार हम यूज करते हैं अपने घर में, जो सर्किट है हमारे सब कॉपर के तार है वहां पे। तो जो कॉपर है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमने इसमें टिन मिला दिया। अब ये ना, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। हीट जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर है, हीट का भी, तो जो उसकी कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है।
हम जिंक मिला देते हैं, उससे भी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो जहाँ पे डिजायर्ड हमें प्रॉपर्टी हमें ऐसी चाहिए मेटल की, कॉपर की, कि भाई उसकी कंडक्टिविटी कम हो, तो वहाँ पे हम क्या ब्रॉन्ज या ब्रास यूज करते हैं। सोल्डर, सोल्डर क्या है, ये लेड का एक अलॉय होता है। लेड में हम टिन मिला देते हैं, उससे क्या होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो जब हमें क्या करना होता है, वेल्डिंग करनी होती है इलेक्ट्रिक वायर्स की, तो वहां पर हम सोल्डर यूज करते हैं। तो ये सारे जो मैंने यहाँ पर नोट किए हुए हैं आप नोट कर लेंगे, ये सारे अलॉय हमारे कोर्स में है। इन सब आ जाता है आपको ऐसे एग्जाम में कि ब्रॉन्ज किसका अलॉय है, कॉपर का अलॉय है, क्या क्या होता है इसमें, कॉपर और टिन होता है ब्रॉन्ज में, है ना। जो मेटल मैंने लिखी है ये आप प्राइमरी मेटल है, 2 मेटल होती है इसमें, मतलब 2 या 3, एक प्राइमरी मेटल होती है। प्राइमरी मेटल को थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करने के लिए, मतलब जैसा हमें चाहिए कि हमें मेल्टिंग पॉइंट कम चाहिए, हमें प्रिवेंशन चाहिए कोरोजन से, या हमें ज़्यादा कंडक्टिविटी चाहिए या कम कंडक्टिविटी चाहिए, उसके लिए हम उसमें दूसरी मेटल मिलाते हैं। तो पहली प्राइमरी मेटल को हम मेल्ट कर देते हैं, फिर उसमें हम दूसरी मेटल मिला देते हैं और हमें अलॉय मिल जाता है। अच्छा, गोल्ड, गोल्ड तो आपने सुना ही होगा, सब पहनते हैं ज्वेलरी गोल्ड की। तो हम कहते हैं जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड होता है। बिल्कुल सही बात है, 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड होता है, लेकिन ये ना बहुत सॉफ्ट होता है। जो ज्वेलरी होती है वो 24 कैरेट गोल्ड की नहीं होती। आप जाते हो अगर कोई आपको कह रहा है ज्वेलर कीजिए 24 कैरेट गोल्ड की है, कि दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इतना सॉफ्ट होने की वजह से उसकी ज्वेलरी बन ही नहीं पाती। तो ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी हार्डनेस उस इम्पार्ट करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसमें सिल्वर मिला दी जाती है थोड़ी सी, या कॉपर मिला दिया जाता है। इसीलिए जो ज्वेलरी होती है वो जनरली 22 कैरेट गोल्ड की होती है। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि ये प्योर ज्वेलरी है तो वो 24 कैरेट की नहीं है, 22 कैरेट की है। 22 कैरेट में इट इज 22 कैरेट गोल्ड इज ऑल्सो एन अलॉय। ठीक है, इसमें 22 कैरेट में 22 पार्ट तो गोल्ड है और जो 2 पार्ट है वो सिल्वर या कॉपर मिला हुआ है। ठीक है, तो जो 22 कैरेट गोल्ड है वो भी एक अलॉय है। किसका अलॉय है, गोल्ड के अंदर हमने सिल्वर या कॉपर मिक्स किया है, उसको थोड़ी सी उसके अंदर हार्डनेस क्रिएट करने के लिए, जिससे कि हम उससे ज्वेलरी बना सकें। अच्छा, एक और चीज होती है अमलगम। अमलगम भी एक तरह का अलॉय है। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्राइमरी मेटल होती है ना वो मरकरी होती है। मरकरी के साथ हम किसी चीज को मिक्स करते हैं तो वो जो बनता है अलॉय उसको हम कहते हैं अमलगम। ठीक है, जैसे मैंने मरकरी के साथ मान लो कोई नॉन मेटल डाल दी या कोई मेटल डाल दी, तो वो क्या कहलाएगा, मरकरी का अमलगम कहलाएगा। ठीक है, सोडियम डाल दिया मैंने, मान लो Hg के साथ मैंने सोडियम डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम अमेलगम। इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम अमेलगम। सोडियम अमेलगम में जो मरकरी है वो प्राइमरी मेटल है और जो सोडियम है यहाँ पर वो सेकेंडरी मेटल है। ठीक है, ओके, तो अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग भी कोरोजन से प्रिवेंशन का एक मेथड है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की कोटिंग होती है। कैसे करते हैं, इसमें एल्यूमिनियम जो होता है ना उसका एनोड, उसको एज अ एनोड मान लेते हैं, एनोड की तरह उसको यूज कर लेते हैं, और H2SO4 वहाँ पे हम यूज करते हैं उसको, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो वहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलती है और वो एनोड पर जाती है। और एनोड पर कौन है, एल्यूमिनियम का एनोड बनाया हुआ आपने, तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ओके, ये अब इसके ऊपर, ये जिसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो ये थिक कोटिंग बनती जा रही है वो प्रिवेंशन करता है कोरोजन से। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के आर्टिकल पर जो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं। राइट, इससे एक तो एल्यूमिनियम आर्टिकल बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं और दूसरा कोरोजन से भी प्रिवेंशन हो जाता है। तो ये हमने कोरोजन के मेथड पढ़े। अब एक लास्ट एग्जाम्पल, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी में कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार में जब आप कभी घूमने गए होंगे तो वहां पर है एक पिलर, वो पिलर बना हुआ है आयरन का और वो पिलर है लगभग 1600 साल पुराना। और उस पर जब गाइड मतलब वहाँ पे बता रहा होता है तो हमेशा बताते हैं कि भाई इस पे जंग नहीं लगा, ये इतना पुराना है।
तो उस पर सच में उस पर जो है कोरोजन नहीं हुआ। उस वक्त जब ये बनाया गया था तब ऐसा कुछ सब्सटेंस क्रिएट किया गया था कि उस पर जो पिलर है उसका प्रिवेंशन हो सके कोरोजन से, रस्टिंग से। तो दूर दूर से साइंटिस्ट आते हैं उसको देखने के लिए और इस समझने के लिए कि उस पर क्या सब्सटेंस लगाया गया है। तो आप जब जाएं दिल्ली में और कुतुब मीनार जाएं तो उस पिलर को ज़रूर देखें कि, और आप वहाँ पर याद करें कि अच्छा रस्टिंग क्या होती है, समझें कि रस्टिंग ये ऐसे भी लोग होते हैं या अपने टाइम पहले से इंडिया में ऐसे लोग थे, ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसा सब्सटेंस क्रिएट किया था जिससे कि जो आयरन है उसको हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इस वाली स्लाइड का भी, है ना। और ये सारा कुछ मैंने इस चैप्टर को क्लियरली आपको समझाने की कोशिश की है। आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। तब तक बढ़ते रहिए और पढ़ते